गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं आज साल की अंतिम मीटिंग। साल ख़त्म हो रहा है 2 दिन में, तो थोड़ा मुड़कर पीछे भी देखना चाहिए कि इस साल में हमने क्या किया, कितने कितनी साधना की, कितनी प्रैक्टिस की, कई कितनी बार मिस हुआ और क्या अच्छा हुआ, क्या कुछ गलतियां हुई। ये सब एक बार शांति से बैठ के ज़रा देख लेना चाहिए कि और जीवन तो बहुत रफ्तार से गुजरता रहता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जो एक पीढ़ी थी पूरी चली गई, नोबल लोग थे वो सब चले गए, तो समय तो समय की रफ्तार को तो हम पकड़ नहीं सकते, पर फिर भी समय का मूल्य करके जितना हो सके इतना अच्छा कर रहे और साधना के अंदर थोड़ा और मन लगाए। तो नया साल आ रहा है, तो इसी विचार के साथ आगे बढ़ेंगे। यही एक हमें और अंदर जो तत्व पड़ा है जिसके लिए हमने जन्म लिया है, क्या उस तत्व को हम जान सकते हैं, उसके प्रति हम जा सकते हैं। तो इतना कुछ प्रयत्न करेंगे तो भी काफ़ी होगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं उसमें दो बात एकदम स्पष्ट है। एक तावड़िया जी कहते हैं कि कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारा जो देह तंत्र है, बॉडी ब्रेन सिस्टम, और दूसरी ट्रांसेंडेंस की बात करते हैं। तो बॉडी ब्रेन सिस्टम से का सहारा लेके हमें ट्रांसेंडेंस आत्म तत्व तक पहुंचना है, और बीच में बहुत बड़ा फासला है। ये दोनों जुड़े नहीं हैं, प्रॉब्लम यही है। ये दोनों को हम जोड़ सकते हैं, बॉडी ब्रेन सिस्टम और आत्म तत्व ट्रांसेंडेंस को। तो साधना करनी है, इतनी ही साधना करनी है। तो वो भी काफ़ी कठिन है और काफ़ी लंबा है। ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो फिर आगे खास कुछ करने की फिर बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इतना करना है। और ट्रांसेंडेंस का अनुभव अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, पर ट्रांसेंडेंस मतलब कि चैतन्य का अनुभव ना हो तो कम से कम चेतना का तो अनुभव हमें करना चाहिए। हम बार बार बात करते हैं चेतना की। चेतना मतलब मैं हूँ, तो एक मैं हूँ भी एक हमारे अंदर जो सच्चा मैं हूँ वो भी, उसके प्रति भी हमारी बेहोशी है। हम सब कुछ करते हैं, दिन में 100 बार मैं भी बोलेंगे, पर वो जो अंदर सच्चा मैं पड़ा है उसकी अनुभूति कभी भी नहीं लेते हैं। तो जो ये नकली मैं है, जिस शरीर को ही हमने मैं बना लिया और शरीर से ही हम दिन भर में मैं करते रहते हैं। उसके ऊपर जो चेतना है, वो चेतना तक तो हमें पहुंचना ही चाहिए। चैतन्य तक ना पहुंचे तो भी कोई बात नहीं, पर चेतना का स्पर्श तो हमें होना चाहिए। और चेतना का स्पर्श कब हमें हो सकता है कि जब आप ध्यान में जाते हो, और अगर या फिर कॉन्शियस स्लीप में गहराई में जाते हो, तो वहाँ धीरे धीरे करके आपके विचार एकदम कम हो जाएंगे, और फिर वहाँ आप महसूस करेंगे कि कुछ समय के लिए विचार जो है, मतलब विचार अंदर होते हैं पर वो शब्द के रूप में नहीं होते हैं। तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि वहाँ शब्द नहीं है, फिर विचार कुछ और प्रकार के होते हैं पर शब्द नहीं है। तो दो शब्द के बीच में जो गैप है, वहाँ हमारी चेतना पड़ी होती है। तो अगर चेतना का स्पर्श करना है हमें, तो ये ध्यान में या कॉन्शियस स्लीप में गहराई में जाके एक ऐसी स्थिति निर्माण करनी है कि जहाँ हमें हमारी चेतना का अनुभव हो सके। मतलब विचार कम से कम हो, और कम से कम शाब्दिक विचार जो है, जो अंदर जो हम बोल चलती रहती है, बकबक चलती रहती है, वो एकदम शांत हो जाए। और वहाँ एक जो शांति है वो चेतना की शांति है, उसको हमें अनुभव करना चाहिए। तो इतना तो कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर अच्छी तरह साधना करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम चेतना का स्पर्श तो ले सकते हैं।
और चेतना का स्पर्श लेंगे तो फिर आगे जाके चैतन्य का भी स्पर्श किसी दिन हमें हो सकेगा। तो ये नए साल के अंदर हम फिर से ज़रा जोर लगा के इतना प्रयत्न करें कि चेतना का स्पर्श हमें मिल जाए, चेतना के साथ जोड़ना मिले। तब जो ये सब नकली मैं है ना, वो सब नकली मैं फिर गिर जाएंगे, फिर उसका बहुत महत्व नहीं रहेगा। हम मैं शब्द का उपयोग करेंगे फिर भी वो नकली मैं के रूप में नहीं, पर और गहराई से हम मैं का एक अनुभूति के साथ, मैं की अनुभूति के साथ मैं शब्द का उपयोग करेंगे। बाकी आज तो हम मैं बोलते हैं तो जैसे कि शरीर से हम बोल रहे हैं इस तरह हो जाता है। तो कम से कम इतना होना जरूरी है, इतनी साधना करनी जरूरी है। तो बस आज अभी 14 मीटिंग है, आज 14 लेक्चर है डिस्कोर्सेस 3 का, 14वां लेक्चर है। और आज पढ़ेंगे हम पेज नंबर 28 के ऊपर जो है द टोटल अंडरस्टैंडिंग। तो ये टोटल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी इसी के ऊपर ही टोटल अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या है, हम आत्मा तत्व है। और दूसरा जो है हमारे अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम मतलब कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक यांत्रिकता है और एक और चैतन्य तत्व पड़ा है, उसके बारे में ही हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। और आज भी इसके ऊपर ही उसके कुछ सेलिएंट फीचर जो है वो पिया तावरिया जी ने इस मीटिंग में बताए हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं, पेज नंबर 28, द टोटल अंडरस्टैंडिंग। To enable you all to know your structure from all possible angles is necessary. It is necessary to know also that this structure is more firm than granite or lava rock. Any hasty approach would not yield the desired results, and hence perforce our slow approach from all sides. तो यहाँ जो है कि हम पहली बात ये बात करते हैं हमारा स्ट्रक्चर के बारे में, हमारा अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। और जब मैं करते हैं तो मैं बोलते हैं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ से हम मैं बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर जो है उसको जितने भी संभवित उसके जो एंगल्स है वो सब एंगल से, दृष्टिकोण से उसको हमें देखना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर फिर हम देखेंगे कि इतना फर्म है, इतना मजबूत है कि ग्रेनाइट पत्थर या फिर लावा का जो पत्थर बनता है ज्वालामुखी के लावा से, लावा रस से, तो उससे भी ज़्यादा मजबूत ये हमारा स्ट्रक्चर है, वो जो इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। और ये हमें साधना में भी ये मुश्किलें आती है इसीलिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमें बार बार परेशान करता है। हम जो कुछ करना चाहते हैं उसके अंदर ये स्ट्रक्चर हमें कुछ और दिशा में खींच के ले जाता है। तो उसको हमें पहले तो स्ट्रक्चर को समझना है और उसको ठीक करना है। और इसके लिए कोई भी हैस्टी अप्रोच मतलब जल्दबाजी बिल्कुल यहाँ नहीं चलती है, बहुत धीरे 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 करके हमें साधना काम करते रहना पड़ता है, तो फिर डिजायर्ड रिजल्ट आता है, जो इच्छनीय परिणाम जो है वो मिलता है। और अगर जल्दबाजी की तो फिर परिणाम आता भी नहीं है या फिर बिगड़ जाता है। तो यहाँ स्लो अप्रोच शब्द यूज किया है, इसका मतलब धीमा अभिगम है, पर इसका मतलब आलस नहीं है। अब क्या करते कि हम साधना के अंदर कभी कभी आलस कर लेते हैं और बहुत बिजी हो जाते हैं, तो होती है नहीं होती है, बहुत कम हो जाती है या कई बार तो मिस भी हो जाती है। तो ये एटीट्यूड, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। हमारा स्लो अप्रोच तो जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ना हो ऐसा। तो जैसे हम पहले बचपन में वो तो टॉर्टोइज और रैबिट की कहानी सुनते थे ना, कि टॉर्टोइज और रैबिट की शर्ट लगी और रैबिट तो फास्ट भागने वाला था, तो वो तो एकदम भाग के जो डेस्टिनेशन था वहाँ तक पहुँच गया, पर उससे पहले वो उसने सोचा कि जरा थोड़ा आराम कर लूँ, बाद में ये क्रॉस कर लूँगा।
और थोड़ा आराम करने गया तो वो फिर नींद में पड़ गया। दूसरी ओर जो टॉर्टोइस था, कछुआ, वो धीरे 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 कंटिन्यूस चलता ही गया और उसने वो जो बॉर्डर थी उसको क्रॉस कर लिया, डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। और रैबिट जो इतना फास्ट गया था फिर भी वो रह गया। तो कई लोग साधना में जल्दबाजी तो करते हैं, फिर आगे जाके रुक जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अप्रोच जो है वो इसके अंदर कंसिस्टेंसी, सातत्य हमेशा रहना चाहिए। दिस टोटल अंडरस्टैंडिंग इज देयरफॉर ब्रॉट टू यू so that you may know and appreciate the method of approach. It will require 3 more meetings to come finally to a practical performance. In the meantime, make efforts to know your own self better by studying the various notes. तो ये जो नोट उन्होंने बनाई है टोटल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, वो इसीलिए बनाई है कि हम फिर आगे जाके कुछ मेथोडिकल काम उसके ऊपर कर सके। हम साधना उसके लिए क्या करनी है तो उसका थोड़ी बात ये वो यहाँ करते हैं, पर उसको ज़रा और क्लियर करने के लिए और 3 मीटिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे वो मीटिंगों में समझाएंगे। पर अब तक में जो हमने मीटिंग हो चुकी है, देखा है, उसका थोड़ा फिर से स्टडी कर लेना ज़रूरी है। और उसके पॉइंट यहाँ उन्होंने 7-8 पॉइंट जो है अभी नीचे बताते हैं, जो हमें क्या स्टडी करना है, हमें क्या देखना है। तो ये अभी बताते हैं। द फॉलोइंग आर द सेलिएंट फीचर ऑफ आवर नोट्स। तो जो नोट्स अब तक की थी उसमें जो प्रमुख बातें क्या थी वो यहाँ बताते हैं। ए, दैट वी आर ऑलरेडी व्हाट वी आर ट्राइंग टू बी। तो जो हम होने का प्रयत्न करते हैं, जिसको हम प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वो तो ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। मतलब कि है ही, हम वो है कि जिसको तो हमारा जो प्रयत्न है वो कोई गलत दिशा में है, या कहे कि कुछ हमें प्राप्त करना है ही नहीं, क्योंकि ट्रांसेंडेंस तो हम है ही, हम जन्म से ही ट्रांसेंडेंस है। और इसीलिए ट्रांसेंडेंस को कोई प्राप्त करने की चीज़ नहीं है हमारे लिए, खाली उसका अनुभव करना बाकी है। हम ट्रांसेंडेंस है वो हमारा विश्वास नहीं है। हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि मैं ट्रांसेंडेंस हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ। तो मैं आत्म तत्व तो हूँ ही, उसका सिर्फ एक अनुभव हो जाए किसी तरह, वही एक जरूरी है। तो ये तो ऐसा होता है कि कोई धनिक व्यक्ति है और उसको पता ही नहीं है और कि वो धनिक है, और फिर भी वो पैसा कमाने में लगा ही रहता है, पैसा लगा ही रहता है। तो पर है वो तो वास्तव में वो धनिक ही है। ऐसा ही है, हम आत्मा तत्व हमारे अंदर है, आत्मा है, हम खुद आत्मा है, पर वो हम जानते नहीं है। और जैसे आत्मा कोई प्राप्त करने की चीज़ है, इस तरह लोग इसका प्रयत्न करते हैं। और हमने जब योग सूत्र पढ़ा था उसके अंदर भी एक सूत्र आता था, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भाई जो प्रैक्टिस है वो कोई आत्मा का साक्षात्कार के लिए कोई प्रैक्टिस है ही नहीं, पर आत्मा साक्षात्कार के बीच में जो कुछ ऑब्स्टिकल्स है, जो अड़चने पड़ी है, जो कुछ कचरा पड़ा है, उसको साफ करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सावरिया जी ने जो कुछ प्रैक्टिस मेथड्स दिए हैं वो कोई आत्मा प्राप्ति के लिए नहीं है, पर आत्मा और हमारे बीच में जो कुछ कचरा पड़ा हुआ है उसको साफ करने के लिए ही है। बाकी आत्म तत्व तो पड़ा है। तो एक खजाना है, जमीन के नीचे दब गया है, तो क्या करना है, खाली माटी को ही साफ करना है, माटी वहाँ से हटा लेना है, तो खजाना तो वहीं पड़ा हुआ है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम जो साधना करते हैं वो आत्मा साक्षात्कार के लिए नहीं, आत्मा प्राप्ति के लिए नहीं, वो तो हम है ही। बस कल किसी तरह जो ये कुछ जन्मों से हमने जो कुछ गलत धारणाएं बना ली है, मैं की जो आत्म तत्व में है, उसके बदले में हमने कुछ और मैं बना लिए हैं, उसमें से हम निकल जाए और एक दृढ़ विश्वास आ जाए कि मैं आत्मा ही हूँ। बस वही साधना है, इतना ही करना है, इतना ही समझना है। तो पहला पॉइंट इसके ऊपर है। फिर दूसरा पॉइंट बी, द ऑल मैटर हैज
awareness from near zero to infinity, and that we are talking about this is with the help of science. तो ये तो आप सावरिया जी का जो पढ़ते हैं उसमें तो हमें पता है, वो हमेशा अवेयरनेस की ही बात करते हैं। और अवेयरनेस जो है वो उसकी डिग्री है, तो 0 डिग्री कहीं पर भी नहीं है, यहाँ शब्द यूज़ किया है नियर ज़ीरो। तो ज़ीरो के करीब करीब अवेयरनेस होती है। जैसे पत्थर होते हैं या जो हम जिसको निर्जीव कहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों जो होती है जहाँ नियरली 0 डिग्री होती है। और इसके ऊपर तो इन्फिनाइट वो अवेयरनेस की एक संभावना बनती है, क्योंकि सब हमने देखे कि सब स्टार्स है, गैलेक्सीज है, इन सब के अंदर भी अवेयरनेस पड़ी है, और वो जो है वो इन्फिनाइट अवेयरनेस उनके अंदर होती है। तो अवेयरनेस जो है वो ज़ीरो से करीब करीब 0 से लेके अनंत तक की अवेयरनेस का एक दायरा होता है, और साइंस की मदद से हम इसको कुछ हद तक जान सकते हैं। सी on the scale of awareness, man is on the last rung of the ladder of awareness. Can communications be established with those higher up? अब दुख की बात यह है कि जो मनुष्य जाति है, तो ये जो अवेयरनेस की जो एक जैसे जैसे इसको लेडर या एक सीढ़ी के रूप में हम उसको देखते हैं, तो वो स्केल के अंदर सबसे निचला पादान जो है, सबसे जो एकदम नीचे की स्थिति है, वो मनुष्य जात की अवेयरनेस है। ये पूरी मनुष्य जात की बात है। तो वो मनुष्य जात की अवेयरनेस जो है वो इतनी नीचे के लेवल की है। और दूसरी जो हमारे ऊपर के जो जीवो है, उनकी हमारे से ऊपर बहुत ऊपर की अवेयरनेस, जैसे कि और उसमें सब पदार्थ आते हैं। जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी को हम सजीव माने या ना माने, पर पृथ्वी की एक अवेयरनेस है और बहुत ऊंची अवेयरनेस है। सन है, सूर्य है, तो उसकी एक अवेयरनेस है, वो भी बहुत ऊंची और गहरी अवेयरनेस है। आकाशगंगा है, तो उसके अंदर भी एक अवेयरनेस है, बहुत ऊंची है। और इसीलिए सब अपनी अपनी भ्रमण कक्षा में रहते हैं। जो अवेयरनेस नहीं होती इन सब के अंदर, तो सबका एक्सीडेंट हो जाता है। ये ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा जाता है, एक तारा दूसरे तारे से टकरा जाता, और सब ब्रह्मांड के अंदर चकनाचूर हो जाता, केओस हो जाता। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अवेयरनेस हर जगह पर फैली हुई है, इन्फिनाइट अवेयरनेस है। पर कमनसीबी ये है कि मनुष्य जाति है वो सबसे निचले पादान के ऊपर उसकी अवेयरनेस है। तो सवाल ये है कि क्या हम जो कोई हायर अवेयरनेस वाली जो कोई शक्ति है, उसके साथ में हम कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो हायर अप के अंदर पहले तो चिट्ठी इटसेल्फ एक हायर अप शक्ति है, और इसके अलावा बहुत सारे उच्च तत्व है जिसके अंदर ये शक्ति है। पर यहाँ अगर हम चिट्ठी को भी ले, तो चिट्ठी शक्ति हायर अप सबसे ऊंची जिसके अंदर अवेयरनेस है, तो हम इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हमारी जो अवेयरनेस के जो लेवल है, हम जो सबसे नीचे के सीढ़ी के ऊपर है, तो धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर की सीढ़ी के ऊपर हम जा पाएंगे। तो कोई सवाल ये है कि कम्युनिकेशन किस तरह करना है, और चिट्ठी के साथ अगर हम कम्युनिकेशन में जुड़ सकते हैं तो ये चीज़ हो सकती है। तो सी पॉइंट के अंदर ये बताया है। डी, that our computerized organism has high awareness and so high autonomy and this has to be respected। तो ये जो हमारा शरीर बनाया है और उसके साथ में मन बुद्धि सब कुछ बनाया है, वो भी उसके अंदर भी एक प्रकार की हायर अवेयरनेस है। चाहे उसका हमें अनुभव हो कि ना, वो अलग बात है, क्योंकि बॉडी जो है वो अपनी एक अवेयरनेस एक इंटेलिजेंस के साथ जीती है। इतना सारी अंदर तंत्र चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सर्कुलेशन 24 घंटे चलता रहता है, श्वास 24 घंटा चलता रहता है, जो खाना खाते हैं उसको पचा देता है। तो शरीर के अंदर भी एक हायर अवेयरनेस है, एक हायर इंटेलिजेंस है, और वो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी है, मतलब स्वायत्तता है, मतलब अपने आप में काम करती है, उसको कुछ कहना नहीं पड़ता है।
हमने खा लिया, फिर हम कोई पचाने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। पचाने का काम प्रकृति करती है, अंदर अपने आप में वो अवेयरनेस है, उससे वो पाचन का काम हो जाता है। तो इसीलिए जो शरीर है और इस तरह मन के अंदर भी अवेयरनेस पड़ी है, उसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो और उनकी जो स्वायत्ता है उसको काम करने देना चाहिए। E, that a human being who is developed, that is whole, has human traits and this should also be respected. अब जो व्यक्ति पूर्ण हो गई है एज ए होल, मतलब जिसने अपने आत्मा को भी जान लिया है और वो आत्मा के अंदर स्थिर हो गई है, आत्मा के साथ में कम्युनिकेशन में, ऐसी व्यक्ति जो होती है उसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं। उसके अंदर सामान्य अवेयरनेस नहीं होती है, उसकी अवेयरनेस, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत ऊंची होती है और उसके अंदर लक्षण भी कुछ और प्रकार के होते हैं, उच्च प्रकार के। तो ऐसे व्यक्ति को भी हमें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिसने अपने आत्म तत्व को जान लिया, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी परंपरा का हो, कहाँ का भी हो, कोई भी देश का हो, पर हमें हमेशा उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। F. So autonomy of computerized organism and the traits of human being must survive side by side, and one may not try to rule or suffocate the other. Various ideas of spiritual life or asceticism must not suffocate the organism. तो यहाँ ये कहते हैं कि जैसे हमने देखा कि ये जो कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर हाई अवेयरनेस है और ऑटोनॉमी है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और उसके साथ में हमें जो पूर्ण व्यक्ति है उसके अंदर विशेष लक्षण है उसको भी हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों चीज़ हमारे अंदर जो है वो दोनों साथ साथ में चलने चाहिए। मतलब ऑर्गेनिज्म अपना काम करे और आत्म तत्व अंदर है वो उसका जो रोल है या उसकी जो स्थिति है उस तरह हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई दबाव न डाले या एक दूसरे को सफोकेट करने का प्रयत्न न करे। मतलब कि हम ऑर्गेनिज्म जो है उसको आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए इतना कोई जबरदस्ती न करे, क्योंकि लोग साधना के नाम पर इतनी जबरदस्ती करते हैं तो वो एक गलत चीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं वेरियस आइडियाज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और एस्केटिज्म मस्ट नॉट सफोकेट द ऑर्गेनिज्म। तो धर्म के नाम पर, साधना के नाम पर, आध्यात्मिक जीवन के नाम पर या वैराग्य के नाम पर कुछ भी ऐसा हमें नहीं करना है कि जिससे हमारा ऑर्गेनिज्म जो है, देह तंत्र है, वो उसके ऊपर कुछ दबाव आ जाए या सफोकेट हो जाए। इस तरह हमें नहीं करना है। तो मतलब ये है कि साधना करनी है वो इतनी लाइटली करनी है, इतनी अच्छी तरह करनी है कि शरीर को ऐसा कोई महसूस भी नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। और कहीं कोई साधना हो, कई साधना लोग ऐसी करते हैं जिसमें उत्पीड़न बहुत होता है, शरीर का पीड़न होता है, मन का पीड़न होता है। इस तरह की भी कई लोग साधना करते हैं, पर वो कोई अल्टीमेटली उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि शरीर और मन जब सफोकेट हो जाते हैं तो फिर वो रिबेलियन हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं और वो दुगुना हमारे ऊपर बैर लेता है। तो वो खास साधना एक बहुत डेलिकेट चीज़ है, उसको बहुत आराम से और बहुत प्रेम से साधना करनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं कि चलो उठ जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं करो, पर एकदम प्रेम से करो। जी, that all incoming impulses, communications are the feeding material to all the mechanisms within, and this is drawn in as a magnet does by a magnetic point within us, built over ages of survival life after life. तो जो इनकमिंग
इनकम इम्पल्स हमारा जो पूरा तंत्र है तो किससे चलता है? जो इनकमिंग इम्पल्स हमारे अंदर जो आता रहता है वही हमारा फीडिंग मटेरियल है। ये जो जो पूरी जो मैकेनिज्म से अंदर जो सब यंत्र पड़े हैं, जो कुछ चल रही है पूरी सिस्टम, तो वो सिस्टम के का इनपुट क्या है या उसको एनर्जी कहाँ से आती है? तो इनकमिंग इम्पल्स जो अंदर आते हैं वही उसका सोर्स है, वही एनर्जी है। उसको तारेजी कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो इनकमिंग इम्पल्स आता है और हमारी अंदर की जो मैकेनिज्म से अलग अलग यांत्रिकता है उसको वो चलाता है। और जिस तरह मैग्नेट में खिंचाव होता है, हम देखते हैं कि मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के पास लोहा ले जाते हैं तो लोहा को मैग्नेट खींच लेता है। तो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स को कौन खींचता है? हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स कैसे आता है? तो उसके खींचने का जो एक बिंदु है उसको मैग्नेटिक पॉइंट कहते हैं। ये तावरिया की टर्मिनोलॉजी का खास शब्द है, मैग्नेटिक पॉइंट। तो जैसे मैग्नेट होता है लोहे को खींचता है, इस तरह मैग्नेटिक पॉइंट होता है वो इनकमिंग इम्पल्स को खींचता है। तो इनकमिंग इम्पल्स जो एटमॉस्फेयर में पड़े हैं, अब एटमॉस्फेयर में अच्छे प्रकार के भी इनकमिंग इम्पल्स है, बुरे प्रकार के भी इम्पल्सिस होते हैं। तो उसमें से जिस तरह का हमारा मैग्नेटिक पॉइंट होगा इसी प्रकार का ही और उसी स्तर का ही ये इम्पल्सिस हमारे अंदर आएंगे। तो मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो बनता है जन्मों जन्म के जो हम जीवन जीते आए हैं इससे बनता है। अब किस तरह का जीवन व्यक्ति ने जिया है इसके ऊपर उसका मैग्नेटिक पॉइंट होगा। अगर अच्छा जीवन जिया है, साधना की है, तो उसका मैग्नेटिक पॉइंट अच्छा होगा। ऐसा होगा कि जो वो अच्छे इनकमिंग इम्पल्स को अंदर आने दे। और जो लोग के अंदर जीवन निम्न कक्षा का, कनिष्ठ कक्षा का जीवन होगा, हर जन्म के अंदर कुछ गलत करते आए हैं, और उन लोगों का मैग्नेटिक पॉइंट बनेगा तो इस तरह का बनेगा कि जिसके अंदर हिंसा, लूट, चोरी, ये सब गुनाहखोरी करने का जो एक एटीट्यूड है उस तरह का इनकमिंग इम्पल्स उसके अंदर आएगा, क्योंकि उनका मैग्नेटिक ये पॉइंट जो है वो इस तरह बना है जन्मों जन्मों से। तो हम साधना करते हैं तो उसका एक पर्पज़ ये भी है कि हम हमारे मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज करते हैं। और जितना मैग्नेटिक पॉइंट अच्छा सुपीरियर बनेगा इतना इनकमिंग इम्पल्स, मतलब लाइफ फिर आसान हो जाएगी। जो हमारे अंदर जो गलत चीज़ें आती हैं, अब लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का कोई सवाल ही नहीं है। आपके अंदर जब ये मैग्नेटिक पॉइंट ही बिगड़ा हुआ है तो आप पॉजिटिव थिंकिंग क्या करोगे? हो भी नहीं सकेगा। और तो ये बात खास ध्यान में रखनी है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया में है, वो आगे बताएंगे। ISM केंद्र है, वहाँ हमारा मैग्नेटिक ये पॉइंट पड़ा हुआ है। तो हम ISM को जो है सत्व रजस तमस को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो भी अपने आप में चेंज हो जाएगा। सत्व रजस तमस का रेशियो बदल दो, मैग्नेटिक पॉइंट अपने आप में बदल जाएगा। तो ये अध्यात्म है, वो साइंटिफिक है, और इस तरह साइंटिफिकली उसको समझना है। हैफेजर्डली कुछ भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई परिणाम आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट H। Thus this magnetic point ultimately builds its own design or pattern of living and we live accordingly. This design or pattern of living differs from the inherent design or pattern of living implanted in us that would enable us to live like a Buddha or a Christ. अब जो है हमने जो जिस प्रकार का जीवन जिया है इस प्रकार हमारा मैग्नेटिक पॉइंट बनता है, और फिर उसकी एक अपनी एक डिज़ाइन भी बन जाती है। एक या तो उसको पैटर्न कहें, इसकी एक अपनी पैटर्न बन जाती है। वो अपनी एक पैटर्न के मुताबिक ही काम करेगा अपना मैग्नेटिक पॉइंट। तो दो एक है हमारी अपनी डिज़ाइन या अपने पैटर्न के मुताबिक मैग्नेटिक पॉइंट का होना,
और दूसरी जो पैटर्न होती है वो पैटर्न जो है वो कुदरत की होती है, जिसको उतावरिया जी इनहेरेंट डिजाइन कहते हैं और पैटर्न जो कहते हैं कि जो बुद्ध और क्राइस्ट के अंदर जिस प्रकार के जो जो बुद्धत्व और जो चीज़ पड़ी है, तो हमारे अंदर भी जो बुद्धत्व पड़ा हुआ है वो बुद्धत्व का जो है उसको इनहेरेंट डिजाइन कहते हैं। तो वो उसका नक्शा एक इनहेरेंट डिजाइन हमारे अंदर पड़ी हुई है बुद्धत्व के लिए की, तो वो एक अलग चीज़ है। और हमारा अपनी जो हमारा जो हमने जन्म दिए इतने गलत और सही, उसके कारण जो हमारा जो एक डिज़ाइन और पैटर्न बना वो अलग है। तो दो प्रकार की पैटर्न है हमारे अंदर ही, दोनों है। एक है वो इनहेरेंट डिज़ाइन है, वो तो दबी हुई है, जो बुद्धा नेचर की जो पैटर्न है वो है पर दबी हुई है। और हम जो जी रहे हैं वो सांप्रत में जिस तरह की जो हमने पैटर्न बना ली है उसके मुताबिक हम जीवन जीते हैं। और लास्ट पॉइंट, टू नो दिस मैग्नेटिक पॉइंट एंड करेक्ट इट, इट इज द ओनली एक्सरसाइज वर्थ इंडल्जिंग इन। द मेथड इज मेकिंग ए लिस्ट ऑफ ड्रिफ्ट्स by different methods as shown over a period and then injecting corrective methods for the cure, but any haste will defeat or delay। तो ये मैग्नेटिक पॉइंट जो है उसको जानना और उसको करेक्ट करना, इसके लिए जो हम साधना करेंगे वही वर्ड साधना होगी, वही सबसे अच्छी साधना होगी जिसके अंदर हम संलग्न हो सकते हैं। तो साधना करना है तो पहले ये सोच के करो कि मैं क्या करूँ कि जिसके द्वारा ये करेक्टिव, ये जो हमारा मैग्नेटिक पॉइंट है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सारी मेथड है, उसमें से एक मेथड जो है ड्रिफ्ट वॉचिंग की। तो ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं मतलब कि हमारा दिमाग कहाँ भटकता है, रोज़ 10-15 मिनट बैठो शांति से और देखो कि दिमाग कहाँ जा रहा है, किस प्रकार के विचार आते हैं, और इसको फिर नोट भी कर लो। और इस तरह अभ्यास करते करते फिर बाद में आप करेक्टिव मेथड का अभ्यास कर सकेंगे कि भाई कौन सी वीकनेस मेरे अंदर है। तो ये ड्रिफ्ट वॉचिंग के द्वारा आपको आपकी वीकनेस का पता चलेगा, और वीकनेस जब आप जानोगे तो फिर आप इस प्रकार की करेक्टिव मेथड का अभ्यास कर पाओगे। पर कुछ भाई जल्दबाजी में किया तो फिर उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। तो यहाँ जो इतनी जो पीछे की जब नोट्स थे उसका एक सार के रूप में ये इन्होंने यहाँ ए से लेके आई तक इतने पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। ये हमें सब समझना चाहिए। और ये इसमें मैग्नेटिक पॉइंट की नई बात आती है, अब तक मैं पढ़ा था उसमें कुछ और बातें थी, आज इसमें उन्होंने एक मैग्नेटिक पॉइंट का भी इसमें ऐड किया है। तो मैग्नेटिक पॉइंट के ऊपर काम करना है, वो बात हमें समझनी है। अब आगे कहते हैं, सो टेक टाइम टू डू दिस, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, नॉर यू हैव बीन बिल्ट इन वन लाइफ टाइम। तो ये मैग्नेटिक पॉइंट को करेक्ट करने के लिए टाइम तो लगेगा, पर सही मेथड से, जैसे ड्रिफ्ट वॉचिंग वगैरह, हैबिट मैकेनिज्म है, डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग जो हमारे अंदर चल रहा है, इन सब के ऊपर हम ध्यान देंगे तो धीरे धीरे करके हम ये मैग्नेटिक पॉइंट को करेक्ट कर सकेंगे। और जैसे रोम एक दिन में बना नहीं था, इसी तरह और हम भी जो आज है वो कोई एक दिन का नतीजा नहीं है। कितने जन्मों, हमें तो पता नहीं है कि हमने आज तक में कितने जन्म लिए हैं। तो आज तक में जितने हजारों जन्म लिए होंगे उसका नतीजा के रूप में आज कुछ भी है, हम जो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम है, हमारे विचार है, हमारे अंदर जो कुछ पड़ा है वो अनेक जन्मों का एक रिजल्ट के रूप में आज हमारे पास है। तो इसको करेक्ट करना है और इसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर निश्चित रूप से हम करते जाएंगे वो टॉर्टोइस की तरह, तो फिर काम हो पाएगा। रिफर समरी ऑफ फर्स्ट मीटिंग, रिफर द स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या क्या कहा था
जो हमने पहले देखा पहली मीटिंग, उसके बाद यहाँ फिर से बात करते हैं। और रिफर द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है, रचना है हमारी, संरचना, वो क्या है उसको भी हमें रिफर करना है। तो उसके 2 पॉइंट यहाँ उन्होंने दिए हैं। एक शोज द वेरियस मैकेनिज्म, तो पहली मीटिंग के अंदर उन्होंने जो ब्रेन डायग्राम वगैरह और ब्रेन के अलग अलग मैकेनिज्म क्या थे, ब्रेन के अलग अलग एरिया क्या थे, उसके बारे में बताई थी। और दूसरी बात, शोज अवर एस्टेट, दैट इज मेमोरी सॉक्ड इन इमोशंस। तो हमारी जो मेमोरी है, स्मृति, जो हमेशा भावों के अंदर डूबी हुई रहती है, भावों के साथ में मिश्रित रहती है। तो हम जो कुछ हमें विचार आते हैं, तो विचार आते हैं मेमोरी बेस पर, और मेमोरी रंगी हुई है इमोशंस के साथ। तो हमारे हर विचार के अंदर कुछ ना कुछ सही या गलत इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसके ऊपर काम करना है, और ये उन्होंने बताया है, ये 2 चीज़। मेमोरी सॉक्ड इन इमोशंस क्रिएट्स दिस मैग्नेटिक पॉइंट ओवर एजेस ऑफ सर्वाइवल। देखो, तो अभी यहाँ फिर से ये बताते हैं कि भाई मैग्नेटिक पॉइंट बना किस तरह। तो ये जो मेमोरी सॉक्ड इन इमोशन जो है, जो भावों के अंदर जो हमारी मेमोरी रंगी हुई है, और ये अनेक जन्मों के किस तरह हमने जिए हैं, इसके मुताबिक ये हमारी आज की मेमोरी है। मेमोरी आज की नहीं है, अनेक जन्मों की है, और हर एक जन्म के अंदर हमारी मेमोरी के साथ में भाव तो जुड़े हुए होते हैं, और उसके कारण अनेक जन्मों के बाद में ये आज का हमारा मैग्नेटिक पॉइंट बना हुआ है। वी आर हेल्पलेस टू एक्ट इन एनी अदर मैनर एक्सेप्ट हाउ वी आर डिक्टेटेड बाय दिस मैग्नेटिक पॉइंट। लेट योर ब्रेन एंड माइंड बी क्लियर एज टू दिस पॉइंट। तो हम जो जीते हैं, हमें जो कुछ विचार आते हैं, जो कुछ काम करते हैं, वो सब मैग्नेटिक पॉइंट जिस तरह कहता है उसी तरह करते हैं। हमारी कोई अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, हमारे अंदर कुछ हमारा कुछ चलता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। मैग्नेटिक पॉइंट जो चाहेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर का भाग बन गया है, एक स्ट्रक्चर ही समझो, और वो स्ट्रक्चर ऐसा ग्रेनाइट जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते आसानी से। और आज की डेट में जैसा हमारा मैग्नेटिक पॉइंट होगा, वो जो कहेगा, इसलिए ऐसा ही हमें हेल्पलेसली जीना पड़ेगा। तो ये बहुत थोड़ी एक तकलीफ वाली बात है कि भाई हमें मजबूरी में हमारा मैग्नेटिक पॉइंट जो कह रहा है, इस तरह जीना पड़ता है। इसीलिए देखते हैं कि कई लोग अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करने का भी सोचते हैं, पर कर नहीं सकते। कई लोग साधना के बारे में सोचते हैं, साधना का विचार करते हैं, पर कर नहीं सकते। क्यों? एक ही कारण है कि उनका मैग्नेटिक पॉइंट इतना तैयार नहीं है। तो साधना के बारे में वो सोचते हैं, पढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है, पर मैग्नेटिक पॉइंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो कुछ दिन करेंगे, फिर नहीं करेंगे, छूट जाएगा। इस तरह की जो स्थिति बनती है, उसका मेन कारण ही है कि ये मैग्नेटिक पॉइंट अभी तैयार नहीं है साधना के लिए। तो उसको करेक्टिव एक्सरसाइज करके, ड्रिफ्ट वॉचिंग वगैरह करके पहले उसको धीरे धीरे तैयार करना पड़ेगा। दिमाग दिन भर कहाँ भटकता रहता है, उसके ऊपर थोड़ी वॉच करनी पड़ेगी। और इस तरह धीरे 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 ट्रेन करके मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज करेंगे, तो फिर विचार चेंज हो जाएंगे, विचार चेंज हो जाएंगे तो आचार भी चेंज हो जाएंगे। इस तरह हमें काम करना है। सो द आइडिया ऑफ करेक्टिंग द 6 mechanism is out of the question. It is finally to be understood the re-education of the thinking instrument is the correcting of this magnetic point, which is also anchored in this registration area. तो थिंकिंग, क्योंकि ये पूरी पिछली मीटिंगों में हमने ये देखा है कि री एजुकेशन ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की बात आती है। तो री एजुकेशन ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा विचार यंत्र है, उसको हमें पुनः शिक्षित करेंगे तो उसके द्वारा जो है वो ये मैग्नेटिक पॉइंट भी अपने आप में शिक्षित हो जाएगा। क्योंकि ये मैग्नेटिक पॉइंट जो है रजिस्ट्रेशन एरिया में पड़ा है, और हम जब थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को री एजुकेट करते हैं तो वो भी वहाँ ही है, IESM केंद्र है रजिस्ट्रेशन एरिया में,
उसके ऊपर ही काम करना पड़ता है और उसको री एजुकेट करना पड़ता है। तो ये एक जो है वो इस तरह इसको मैग्नेटिक पॉइंट को सुधारना है और थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को सुधारेंगे तो ये भी हो पाएगा। और पहले उन्होंने ये 6 मैकेनिज्म वहाँ बताए हुए हैं इस मीटिंग के अंदर, तो वो भी हम फिर से देख सकते हैं। ट्राइंग टू सफोकेट रिफर एफ ऑफ और overrule the computerized organism which can act only as per the dictates of this magnetic point is foolishness and waste of time। तो ये एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे यहाँ बताया उन्होंने कि भाई ना कि हमारे अंदर का जो कोई अच्छे जो ह्यूमन ट्रेट्स है, मतलब अच्छे विशिष्ट लक्षण है, वो ऑर्गेनिज्म को दबा नहीं सकते, या ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको दबा नहीं सकता। मतलब कि आत्म तत्व एक और है और दूसरी तत्व और है हमारा ये बॉडी ब्रेन सिस्टम, तो दोनों एक दूसरे को ओवर रूल नहीं करें, ये हमें देखना जरूरी है। और इसलिए मैग्नेटिक पॉइंट के ऊपर हमें काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये तो एक इसको सुधारे बिना कुछ भी करेंगे तो एक फुलिशनेस होगी या वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मीनिंग द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रीचिंग रिलीजियन फिलोसफी सत्संग जपा क्रिश्चियन साइंस एंड सच अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड एसेटिसिज्म of various types is foolish and waste of time। तो यहाँ जो ये ऊपर जो बात की है वो इस संदर्भ में की है कि हम और कुछ जो करते हैं मैग्नेटिक पॉइंट को सुधारने के बिना और कुछ भी प्रयत्न करते हैं जिसमें उपदेश, धर्म, फिलॉसफी, सत्संग, जप ये सब आ जाता है, तो इससे कोई सीधे सीधा ये मैग्नेटिक पॉइंट चेंज नहीं होता है। और हम देखते हैं कि लोगों सालों साल ये सब करते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, साधना कुछ ना कुछ करते रहेंगे और फिर कुछ उपदेशों का पालन करेंगे, कोई धर्म का पालन करता है, कोई फिलोसफी को फॉलो करते हैं, पर इससे कुछ होता नहीं है क्योंकि इससे ये मैग्नेटिक पॉइंट चेंज नहीं होता है। मैग्नेटिक पॉइंट को चेंज करने के लिए थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को पूरा री एजुकेट करना पड़ेगा और इसके लिए क्या क्या मेथड जो उन्होंने बताई है वो हम जान चुके हैं। तो इस तरह हम साइंटिफिक काम करेंगे तो ही ये सब काम आएगा, वरना दूसरी चीज़ों को लेकर बैठ जाएंगे तो सही माने में जो है वो चेंजेस नहीं आ सकते हैं। और अप्रोच देयरफॉर इज नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल आई सपोज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, करेक्ट द मैग्नेटिक पॉइंट। तो ये जो वो कहना चाहते हैं वो हमें एक अभी समझ में आ जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले हमें काम करना है मैग्नेटिक पॉइंट के ऊपर, फिर बाद में जो हो सके वो हम कर सकते हैं। यहाँ हमारी ये मीटिंग पेपर पूरा होता है, पर अभी 15 मिनट है तो थोड़ा 10 मिनट थोड़ा और पढ़ लेते हैं। री एजुकेशन ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 3। तो ये तीसरी नोट है री एजुकेशन के ऊपर, आगे हम 2 तो देख चुके हैं। अब ये तीसरी है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स ही है, वो थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज डिजायर? How is it born? Where does it take birth? Like anything born, the process or method of birth is same. Here we want to trace its birth and not its characteristics. Yoga is scientific and so must be understood step by step. अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर उन्होंने डिज़ायर हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, इच्छा क्या है और कैसे उत्पन्न होती है, ये इसके बारे में वो बताना चाहते हैं। क्योंकि
हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अलग अलग इच्छाएं हैं। आज ये इच्छा हुई ये कर दूं, कल दूसरी इच्छा होती है वो करना है वो करना है। कई लोगों को तो ऐसी भी इच्छा होती है हिमालय पर जाके साधना करे, ये करे वो करे। साधना के नाम पर अलग अलग इच्छा होती है। संसारिक इच्छा तो बहुत सारी होती है। तो इच्छा है क्या, जब तक इसको समझेंगे नहीं तब तक इच्छा हमें भटकाती रहेगी। तो वो हमें समझना है और उसका ट्रेस ऑफ बर्थ, इसका जन्म कहाँ है वो देखना है। उसका लक्षण क्या है इच्छा का वो नहीं देखना है। और योग तो साइंटिफिक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हमें समझना चाहिए। वी शैल फर्स्ट सी हाउ फायर इज बॉर्न और क्रिएटेड, then we shall see how a human child is born, and if there be the same method or process, then we trace how desire is born. तो एक अग्नि कैसे उत्पन्न होता है उसके बारे में पहले हम यहाँ बात करेंगे। उसके बाद में एक मनुष्य का बच्चा किस तरह पैदा होता है उसके बारे में और उसकी मेथड क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और अंत में फिर हम इच्छा क्या है और किस तरह जन्म लेती है उसके बारे में बात करेंगे। When fire is born, what are the things needed and the steps necessary? तो फायर को, अग्नि को जलाने के लिए, अग्नि को उत्पन्न करने के लिए हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले बात, 2 flint stones are needed or a matchbox and matchsticks are needed। तो पहले के ज़माने में 2 पत्थर, चकमक जिसको बोलते हैं, चकमक के पत्थर होते हैं, उसको पकड़ के उसको घिसते थे और इसको टकराते थे तो एक स्पार्क होता था, चिंगारी निकलती थी और इसके द्वारा फिर आग को प्रकट करते थे। फिर आज के ज़माने में तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मैचिस होती है, मैच बॉक्स और उसकी स्टिक, तो उसको हम घसते हैं तो तुरंत फायर हो जाता है। बी, मेथड ऑफ प्रोसेस, इट इज़ फ्रिक्शन, इट क्रिएट्स ए स्पार्क, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो क्या करना है, चाहे 2 पत्थर हो या मैच बॉक्स हो, उसको घिसना है, फ्रिक्शन, एक घर्षण करना है। तो घर्षण के द्वारा एक चिंगारी उत्पन्न होती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। सी, catching material to sustain this spark, the spark is needed, otherwise the spark cannot be perpetuated and would die for want of a body। तो कोई हमारे पास ऐसा कुछ कैचिंग मटेरियल होना चाहिए, ऐसा ग्रहण करता पदार्थ होना चाहिए। जैसे कि आपको हम देखते हैं जंगल में या बाहर खुले में जो हम अग्नि प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं, छोटी छोटी टहनियाँ, लकड़ी, फिर सूखे पत्ते, ये सबको हम इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में फिर वहाँ स्पार्क करते हैं तो अग्नि प्रकट होता है। तो जो सूखी चीज़ें होती है, पदार्थ होते हैं, उसको कैचिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे सूखे पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, वो सब कैचिंग पदार्थ होते हैं और उसके ऊपर वहाँ मैच बॉक्स से या पत्थर घिसने से वहाँ स्पार्क होगा और उसके द्वारा फिर हम ये अग्नि को प्रकट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकेगा तो फिर वो अग्नि बुझ जाएगा। मतलब स्पार्क होता है और फिर अगर कैचिंग मटेरियल ठीक रूप से नहीं है तो फिर ये अग्नि फिर से बुझ जाएगा। फॉर वांट ऑफ ए बॉडी, बॉडी मतलब यहाँ पात्र क्या है तो हम कह सकते हैं। डी, द रिजल्ट, फायर, बॉडी, ड्राई लीव्स, वुड, कॉटन, गैस एटसेट्रा। तो इसके परिणाम अग्नि उत्पन्न होता है या यही प्रोसेस जब होती है तो एक बच्चा भी या एक बॉडी भी पैदा होता है इसी तरह। Why is the catching material needed in all cases? Because a spark takes place in all cases and the spark has no body, and so in our physical world a physical body has to be provided to a spark। तो एक जो चिंगारी होती है उसको प्रकट करने के लिए कैचिंग मटेरियल तो होना ही चाहिए
उसको उत्पन्न करने वाला मटेरियल होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो फिर फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ये फिजिकल बॉडी जो है उसका भी आना संभवित नहीं है। तो फिर वो आगे यहाँ बताते हैं कि एक बच्चे का उत्पन्न होता है तो उसके अंदर भी यही चीज़ होती है कि एक स्पार्क होता है और वहाँ फ्रिक्शन होता है और फिर कंसेप्शन होता है। वो बात यहाँ बताते हैं। When a human child is born or rather is created, conception, what are the things needed and the steps needed? Two persons, one male and one female are needed. B. Method or process. It is same, that is friction. It creates spark. C. Catching material is sustained the spark. Male sperm and female ovum creating the first master cell, conception. Otherwise the spark cannot be held. Result, child. तो जो एक बच्चा पैदा होता है तो ये तो सब हम जानते हैं कि स्त्री पुरुष के मिलन से और पुरुष के स्पर्म और स्त्री के जो ओवम होते हैं शुक्राणु और रज, ये दोनों का मिलन होता है तो एक मास्टर सेल बनता है और मास्टर सेल के द्वारा फिर कंसेप्शन होता है। और ये यहाँ ये जो होता है यहाँ इसको ये स्पार्क कहते हैं। ये मास्टर सेल उत्पन्न हुआ, एक स्पार्क हो गया, अब धीरे धीरे करके 9 महीने में बच्चा पूरा डेवलप हो जाएगा और फिर रिजल्ट आएगा एक बच्चे का जन्म। तो चाहे अग्नि को उत्पन्न करना है या बच्चा को पैदा करना है, प्रोसेस दोनों की समान रहती है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। In Gita, Lord Krishna is in reply to Arjun's question, "My Lord, tell me what is that drives a man to sin even against his will and as if by compulsion?" The answer is precise. It is desire. It is aversion because of passion. It is as insatiable as the flame of fire. Earlier in chapter 2, Lord Krishna has said, when a man dwells on the object of senses, he creates an attraction for them and attraction develops into desire. Very clear indeed. It seems or rather means that if we do not dwell on object of sense, no desire is developed. तो यहाँ गीता के 2 श्लोकों का यहाँ कोटेशन उन्होंने लिया है और बताते हैं। तो जब अर्जुन उनको सवाल करता है भगवान श्री कृष्ण को कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि मनुष्य चाहता नहीं फिर भी वो पाप कर्म करता रहता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध के और जैसे कंपल्सन, जैसे एक कंपल्सरी उसको करना पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है कि कौन सा कारण है कि मनुष्य को ये पाप कर्म करना पड़ता है? उसके जवाब में भगवान कहते हैं इट इज डिजायर, मतलब कि ये इच्छा ही है। एक इच्छा उत्पन्न होती है, उसके कारण व्यक्ति कुछ भी सही गलत कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और हम देखते हैं अगर गलत इच्छा होती है तो गलत इच्छा का पूर्ण पालन करने के लिए इंसान पाप कर्म भी करेगा, कुछ भी करेगा। तो डिजायर इट इज एवर्जन, मतलब द्वेष, बिकॉज ऑफ पैशन। तो एक आवेश होता है, उसके कारण उसके अंदर एक द्वेष आता है, एक इच्छा उत्पन्न होती है और फिर वो गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है या उसका पाप कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इट इज एज इंस्टेबल एज द फ्लेम ऑफ फायर। तो जैसे एक अग्नि जो होता है वो हमेशा अतृप्त होता है, इसी तरह हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा ही अतृप्त होती है। कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं आता है। आज एक इच्छा को पूर्ण किया, कल दूसरी आएगी, दूसरी को पूर्ण करेंगे, तीसरी आएगी। इच्छा का कभी भी अंत होता नहीं है। तो वो एक यहाँ वो बताते हैं। और इसके गीता के चैप्टर 2 के अंदर दूसरा जो अध्याय है उसके अंदर भगवान ने एक बात यहाँ बताते हैं कि इच्छा किस तरह उत्पन्न होती है। When a man dwells on the object of the sense, he creates an attraction for them
एंड अट्रैक्शन डेवलप इनटू डिजायर। तो जब कोई एक विषय का कोई प्रोडक्ट होता है, जैसे कि खाना है और खाना कोई अच्छा खाना है और हम उसको देखते हैं, उसको सूंघते हैं, तो उसके एक इच्छा इसकी उत्पन्न होती है। इसके अंदर व्यक्ति डूबता है, उसके अंदर एक व्यक्ति खींचा, एक अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, उसकी ओर खींचा चला जाता है, और ये अट्रैक्शन जो है वो डिजायर, इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो सभी जो हमारी 5 इंद्रिय है और 5 इंद्रिय के जो विषय है वो सब हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करते हैं। कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, स्पर्श करते हैं, खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हर इंद्रिय अपनी अपनी इच्छा उत्पन्न करती रहती है। तो ये उसका मतलब ये हुआ कि हमारी इंद्रिया जब विषय के संपर्क में आती है तभी ये होती है। तो योग के अंदर इसीलिए प्रत्याहार की बात की है कि भाई विषय और इंद्रिया, मतलब सेंस ऑर्गन और सेंस जो है उसको एक अलग कर दो। जो इंद्रिया जो बाहर भागती है उसको एक अलग कर दो, तो फिर इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। इसीलिए योग के अंदर ये प्रत्याहार का अभ्यास बताया है। It means, or rather means, that if we do not dwell on object of sense, no desire is there. तो अगर हम कोई भी विषय के पदार्थ के अंदर डूबते नहीं हैं, उसके अंदर खिंचाव नहीं होता है, तो कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये ऑब्जर्व, जब भी हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हो तो जरा एक ऑब्जर्व कर लेना है। कोई खाने की रास्ते में जा रहा है और अच्छी कुछ सुगंध आई और खाने का मन कर गया, तो तुरंत अंदर एक जागृति आ जानी चाहिए कि देखो ये एक इच्छा उत्पन्न हुई। या कोई इच्छा उत्पन्न होती है कि भाई एक अच्छा सा मकान खरीद लूँ, या एक नई गाड़ी खरीद लूँ, या ये कर लूँ या वो कर लूँ। तो पहले देखो कि ये इच्छा किस तरह आती है, और इच्छा को समझते हैं तो फिर इच्छा धीरे धीरे करके शांत हो जाती है। यहाँ रुकते हैं, समय हो गया है। किसी को खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।